पिछले लेक्चर में मैं प्रोनाउन सिंटैक्स पढ़ा रहा था। जहाँ तक बताया था उसके आगे के ये नियम है, रूल्स है। किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को रिलेटिव प्रोनाउन एडवर्ब को जहां तक हो सके उसके पूर्ववर्ती के पास ही रखना चाहिए, अन्यथा अर्थ में अशुद्धि की संभावना होती है। रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब को उसके पूर्ववर्ती के पास ही रखना चाहिए, नहीं तो अशुद्धि की संभावना होती है। इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं किस प्रकार। इट इज नॉट यू बट योर बिहेवियर। इट इज नॉट यू बट योर it is not you but your behavior which I condemn. Condemn. अब आप देखें your behavior के लिए which आया, कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को ये बिहेवियर इसका पूर्ववर्ती है, इसलिए इसके पास रखा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताने से आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। आई नो द हाउस ऑफ राम। आई नो हाउस ऑफ राम। हु इज द रिचेस्ट मैन? हु इज द रिचेस्ट मैन। अब देखें हु राम कहने मतलब हु का पूर्ववर्ती राम है, हु का पूर्ववर्ती राम है और यहाँ विच का पूर्ववर्ती बिहेवियर है। तो यहाँ बिहेवियर के लिए विच आया है, लेकिन व्यक्ति है इसके लिए हु आया है। तो एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट जो रूल है, हु या डैट के पूर्ववर्ती के स्थान पर दे का प्रयोग न करके दोष का प्रयोग करना चाहिए। हु या डैट के पूर्ववर्ती के स्थान पर, फिर सुने, हु या डैट के पूर्ववर्ती के स्थान पर दे का प्रयोग न करके दोष का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दोज हु गो बाई ट्रेन those who go by train must be very careful. अब देखें मैंने आपको रूल में क्या बताया था, हु या डैट का पूर्ववर्ती जो होगा यहाँ, कहने को मतलब हु का पूर्ववर्ती है दोज। यहाँ अगर दे लिखा जाए तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत होगा। तो अगर यहाँ डैट आता है तब भी दोज लिखा जाएगा और हु आता है तब भी दोज लिखा जाएगा, दे नहीं लिखा जाएगा। दे लिखने से वह गलत माना जाएगा। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन बहुत महत्वपूर्ण नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। इम्फैटिक प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ लगा के बनता है, किसमें? पर्सनल प्रोनाउन में। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रोनाउन के लेक्चर में आप इम्फैटिक प्रोनाउन को डिटेल से आप पढ़ सकते हैं।
लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। सेल्फ और सेल्फ। एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब और की अवश्य कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी वीडियो मेरी बनेगी, जो लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, समय समय पर आपके पास पहुंचता रहेगा। और शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित होंगे। देखें, इम्फैटिक प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ पर्सनल प्रोनाउन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इट से। यह कभी भी किसी कर्ता का, कभी किसी कर्ता माने क्रिया का कर्ता नहीं बनेगा। अगर यह क्रिया के कर्ता के स्थान पर रखा जाएगा तो वाक्य गलत माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ डिड इट, ये गलत है। माई सेल्फ डिड इट गलत है। कहने का मतलब अगर इस तरह का वाक्य रहेगा, ये कर्ता के स्थान पर रखा गया है, इसलिए नियम है कि यह कभी किसी कर्ता के स्थान पर नहीं होगा। इसको सही करना है। इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है, माने नॉमिनेटिव केस जो होता है, इसको इसके पहले लगाकर लिखते हैं। आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट। इस तरह से यह वाक्य सही होगा। अगर इस तरह से नहीं लिखा जाएगा तो यह वाक्य गलत माना जाएगा, इनकरेक्ट होगा। कहने का मतलब माई सेल्फ डिड इट इनकरेक्ट वाक्य है, और आई माई सेल्फ डिड इट ये करेक्ट वाक्य है, क्योंकि ये कर्ता पर दबाव डालता है, इसलिए इसका नॉमिनेटिव केस इसके पहले अवश्य रखा जाएगा। नेक्स्ट रूल है व्हाट का अर्थ दैट विच या थिंग विच होता है। व्हाट का अर्थ दैट विच आर थिंग विच होता है। व्हाट का अर्थ फिर समझे क्या होता है, दैट विच या थिंग विच होता है। अतः इसके पूर्व किसी पूर्ववर्ती की आवश्यकता नहीं है और वाक्य के बीच में डैट की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके पूर्ववर्ती माने वाक्य के पूर्ववर्ती किसी भी पूर्ववर्ती की आवश्यकता नहीं, माने किसी नाउन की आवश्यकता नहीं है, अथवा वाक्य के बीच में दैट की भी आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड। देखें, इसके पूर्ववर्ती कुछ नहीं लिखा गया, मस्ट बी इंड्योर्ड। अब यहां भी डैट का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके पूर्ववर्ती भी कुछ नहीं लगाया गया और बीच में डैट की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्हाट का अर्थ ही होता है डैट विच और थिंग विच। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम लिख के आपको समझा देते हैं। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। व्हाट यू लाइक। अब देखें यहां व्हाट का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें पूर्ववर्ती की आवश्यकता नहीं होती। अब नेक्स्ट जो रूल है, प्रोनाउन इट और दिस। इट और दिस के प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसको विशेष ढंग से आप देखेंगे।
इट का प्रयोग साधारणतः उस अवस्था में होता है जब वह बाद में आने वाले सेंटेंस या फ्रेज या किसी आइडिया के लिए प्रयोग हुआ हो। फिर से सुने, इट का प्रयोग साधारणतः उस अवस्था में होता है जब वह बाद में आने वाले सेंटेंस, फ्रेज या आइडिया के लिए प्रयोग हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्लियर फ्रॉम द रिजल्ट दैट, इट इज क्लियर फ्रॉम द रिजल्ट दैट ही, देखें इट का प्रयोग, अब जो ये बता रहे हैं हम आपको इट और दिस में किस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो इट का प्रयोग साधारणतया इस अवस्था में या उस अवस्था में होता है जब वह बाद में सेंटेंस, आइडिया अथवा फ्रेज के लिए प्रयोग हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज क्लियर फ्रॉम द रिजल्ट दैट, इट इज क्लियर from the result that, it is clear from the result that he worked hard, that he worked hard। अब यहां देखें, it is clear from the result, कहने का मतलब that he worked hard, इसके लिए यहां it का प्रयोग हुआ है। और दिस का प्रयोग साधारणतः उस अवस्था में होता है जब यह अपने से पूर्व आने वाले सेंटेंस, फ्रेज या आइडिया के लिए प्रयोग हुआ है। यह इट का प्रयोग बाद में प्रयोग होने बाद में जो आइडिया, फ्रेज आता है उसके लिए आता है। दिस का प्रयोग ऐसी अवस्था में आता है जब अपने से पूर्व सेंटेंस, फ्रेज या आइडिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक टू हिम रूडली एंड ही टॉक टू हिम रूडली एंड दिस वाज द कॉज ऑफ हिज एंगर, एंड this was the cause of his anger। He talked to him rudely and this was the cause of his anger। अब देखिए यहां बाद में आने वाले cause of his anger, दिस वॉज द कॉज ऑफ हिज एंगर, कहने का मतलब ही टॉक टू हिम रूडली के बाद जो आया है इसको स्पष्ट कर रहा है। कभी कभी सेंटेंस या आइडिया पर जोर देने के लिए भी दिस का प्रयोग होता है। किसी आइडिया को या किसी सेंटेंस पर जोर देने के लिए भी दिस का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ट्रू, द सन कैन नेवर राइज इन दी वेस्ट, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, the sun can never rise, the never rise in the west। अब देखें यहां जोर देने के लिए दिस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रूल है रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, पर्सन तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती के अनुसार होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, फिर समझें। रिलेटिव प्रोनाउन का जो पर्सन, नंबर, जेंडर पूर्ववर्ती के अनुसार होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का पर्सन, जेंडर अपने पूर्ववर्ती के अनुसार होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले प्रयुक्त हुए के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए डॉग हु वाज बार्किंग लास्ट नाइट, दिस इज द डॉग
लास्ट नाइट। अब देखिए पूर्ववर्ती रिलेटिव प्रोनाउन हु, पूर्ववर्ती है क्या डॉग, इसके अनुसार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई हु एम योर टीचर, आई हु एम योर टीचर शैल ऑलवेज लव यू। आई हु एम योर टीचर शैल ऑलवेज लव यू। अब यहां देखें किस तरह से आई प्रयोग हुआ। इसका हु यहां आई को रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ रहा है, आई को इस क्लाज से जोड़ रहा है। तो हु रिलेटिव है, इसके पूर्ववर्ती आई है। आई के साथ देखिए एम का प्रयोग हु के लिए नहीं आया है कि हु के लिए आया हो, अपितु एम जो है आई के लिए आया है। आई हु एम योर फ्रेंड, सॉरी, आई हु एम योर टीचर शैल ऑलवेज लव यू। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से वाक्य जुड़ा हो, उसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार आगे क्रिया या प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एक उदाहरण और हम बता देते, यू हु आर माई स्टूडेंट्स। फिर देखें, यू हु आर माई स्टूडेंट, यू हु आर, अब देखें यहां हु का प्रयोग किससे जुड़ रहा है, आर। आर कहने किसके लिए आया, हु के लिए नहीं आया है। अब आप किसके लिए आया है, यू के लिए आया है। विल ऑलवेज रिस्पेक्ट मी, विल ऑलवेज अब देखिए यहां आर का प्रयोग यू के लिए आया है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये कंफ्यूज ना कीजिएगा। यहाँ आई हु इज अगर लिख दिया जाए, अगर यहाँ इज लिख दिया जाए ये गलत हो जाएगा। हु यहाँ आर है, अगर यहाँ आई एम लिख दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का पूर्ववर्ती जो होगा इसी के अनुसार प्रयोग होगा। अब जो अगला जो नेक्स्ट रूल है वो अति महत्वपूर्ण है। उसमें अभी बता रहे थे एक नियम हमने आपको बताया इंफेटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा इसके विषय में बताना चाहता हूं, देख लें आप। नेक्स्ट रूल जो हम बताने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या मतलब होता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम और इसका मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब दृढ़ता सूचक अभी इसके पहले मैं आपको बता रहा था, यह कर्ता पर जोर डालने के लिए होता है और ये कर्ता के लिए प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये जब प्रयोग एम्फैटिक का होगा तो निश्चित तौर से यह कर्ता के पास आएगा और इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम में समझाने का प्रयास करूंगा। He himself attended the marriage party of the minister. He himself
attended the party of the minister। अब देखें यहां हिमसेल्फ, अभी जो इसके पहले मैंने उदाहरण बताया था ये दृढ़ता सूचक कहने का मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ अगर यहां लिख दिया जाए अटेंडेड द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नॉमिनेटिव केस ही है। ही हिमसेल्फ अटेंडेड द पार्टी ऑफ द मिनिस्टर। कहने का तात्पर्य हमारा ये है जो कर्ता प्रयोग होगा उसी के अनुसार एम्फैटिक प्रोनाउन उसी के निकट आएगा, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी के निकट आए, लेकिन यह आवश्यक है कि वह कर्ता के लिए ही होता है, वह क्रिया के बाद, क्योंकि यह ट्रांसिटिव वर्ब के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टीच योर सिस्टर योर सेल्फ। यू कैन टीच योर सिस्टर योरसेल्फ। अब देखें, यू योरसेल्फ टीच योर सिस्टर, तो ये हो जाएगा क्या, एम्फैटिक हो जाएगा, लेकिन यू कैन टीच योर सिस्टर योरसेल्फ, इसका मतलब ये योरसेल्फ यू के लिए आया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत है, क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव में आवश्यक नहीं कि कर्ता के तुरंत बाद आता है ना। आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। अब यहां कर्ता आई है, माई सेल्फ बाद में गया। कहने का तात्पर्य है ये माई सेल्फ जो प्रयोग है आई के लिए है, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत ये रखा गया। इस तरह से ये आपको प्रोनाउन रूल्स में बता रहा हूं, आगे भी जो इसके रूल्स होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन एक चीज आप अवश्य कीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए। मैं भी अपने लेक्चर के माध्यम से आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे कि इसके विषय में जो डाउट्स हो इसके पहले के लेक्चर्स को देखते रहिए, डाउट्स मिटाते रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।